नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा आज मुंबई नहीं जाएंगे। दोनों को शिवसेना से समर्थन लेने को लेकर चर्चा करने जाना। राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा टलने से आज होने वाली विधायक दल की बैठक पर भी सस्पेंस पैदा हो गया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें हैं कि अब दिवाली बाद ही सीएम पर फैसला होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद गडकरी का ये पहला दौरा है। गडकरी अपने नागपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। शाह और गडकरी के बीच में महाराष्ट्र के ताजा सियासी हालात पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में सरकार गठन का सस्पेंस जारी है। बहुमत से दूर बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि शिवसेना को साथ आने का प्रस्ताव देना है या फिर एनसीपी का साथ देना है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन समर्थन तभी दिया जाएगा जब बीजेपी पहल करे। उद्धव ने कहा कि वो सत्ता के लालची नहीं, लेकिन स्थिर सरकार के लिए शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि खबर है कि शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके लिए शिवसेना ने कुछ शर्तें भी रखी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए डिप्टी सीएम के अलावा वित्त मंत्रालय समेत 2 और अहम विभाग मांगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने की बात नहीं बनती है तो शिवसेना विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। शिवसेना विधायक दल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने विधायकों का हौसला बढ़ाया। विधायक दल का नेता चुनने के लिए उद्धव को अधिकार दिया गया। वहीं एनसीपी को बीजेपी के फैसले का इंतजार है। शरद पवार ने कहा कि स्थायी सरकार और राज्य के हित के लिए बीजेपी को पार्टी के समर्थन का ऑफर दिया है। पवार ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव टालने के लिए एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया है। अजीत ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें फोन कर शिवसेना को समर्थन देने के लिए कहा था। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार अल्पमत की सरकार होती। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कहा कि कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से शिवसेना के नेतृत्व में सरकार की कोई संभावना नहीं दिखती। इससे पहले मुंबई में अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुंबई में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ। महाराष्ट्र में मिली हार पर कांग्रेस में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। मुंबई में हुई चिंतन बैठक में पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और के अलावा नारायण राणे, मानिक राव ठाकरे शामिल हुए। हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा, इस पर आज फैसला हो सकता है। आज हरियाणा बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा विधायकों से मिलेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि सीएम पद का ताज किसी गैर जाट को दिया जा सकता है। ऐसे में खट्टर सबसे आगे चल रहे हैं। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और वो पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। खट्टर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी है। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बन गए। खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में हुआ। 5 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े खट्टर अविवाहित हैं। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हरियाणा में सीएम की रेस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी हैं। हरियाणा के बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर सीएम पद की दावेदारी पेश की। उन्होंने बतौर सीएम खुद को सबसे सक्षम बताया। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली कामयाबी से पीएम गदगद हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को सरकारी आवास 7 RCR पर डिनर दिया। डिनर का कार्यक्रम तकरीबन 2 घंटे तक चला। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मोदी ने जहां अपने मंत्रियों को जीत की बधाई दी, वहीं आने वाली चुनौतियों के विषय में भी उनसे बातचीत। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी उठ रहे सवालों पर पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी को उनकी क्षमता पर न शक था, न है और न होगा। वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी को प्रचार के लिए चुना है। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी अब दिल्ली में भी चुनाव की तैयारी में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस बात के संकेत दिए हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी ही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। इसलिए बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने सतीश उपाध्याय के बयान पर पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर है तो दिल्ली में चुनाव करा ले। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि 4-5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने पार्ट से बेहाल सूबे में फिलहाल चुनाव नहीं कराने की गुजारिश की। राजस्थान के एम्बुलेंस घोटाले में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एम्बुलेंस घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पूरा मामला 108 एम्बुलेंस सेवा के टेंडर में 2 करोड़ 56 लाख रुपए के गबन से जुड़ा है। आरोपियों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कीर्ति चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। कांग्रेस में इन दिनों 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पार्टी नेता दिग्विजय सिंह को अपनी हद में रहने की हिदायत दी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अजीत जोगी को पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी बात से दिग्विजय सिंह से अजीत जोगी खफा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार और राज्यपाल राम नाईक के बीच में तल्खी और बढ़ गई है। राज्यपाल ने सरकारी कामकाज को लेकर राय जाहिर करने को ठीक बताया। राम नाईक यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने नाईक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गवर्नर हाउस का राजनीतिकरण कर रहे हैं। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। इसी मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कोल ब्लॉक गठिरोध को खत्म करने के लिए अध्यादेश को मंजूर किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि पारदर्शिता के लिए अगले 3-4 महीनों में कोल ब्लॉक आवंटन ई नीलामी से किया जाएगा। दिल्ली के भजनपुरा चौक पर देर शाम एक चलती कार में आग लग गई। इससे पहले की कार में सवार लोग कुछ समझ पाते, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गाड़ी में एक महिला समेत 3 लोग सवार थे। ये लोग गोकुलपुरी से भजनपुरा की तरफ जा रहे थे। तभी भजनपुरा चौक पर गाड़ी के बोनेट से धुआं निकलने लगा। धुएं ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कार आग की लपटों से घिर गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग समय रहते बाहर निकले। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन वक्त पर कोई नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से कुछ ही देर में कार पूरी तरह से खाक हो गई। आग की वजह अभी साफ नहीं है। उधर दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में भी चलती कार में आग लग गई। आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में 3 लोग सवार थे। हालांकि सभी लोग समय रहते सकुशल बाहर निकल आए। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर देर से पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। ये प्रक्रिया अवैध रूप से चल रही। यूपी के सहारनपुर में बीती रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दिवाली की वजह से दुकान में कपड़ों का काफी स्टॉक रखा था। देखते देखते आग तेजी से फैलती चली गई। हादसे की जानकारी दमकल विभाग को भी दी गई। इस दौरान लोगों ने खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाफी रही। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस दौरान दुकान के अंदर का सारा माल खाक हो चुका था। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। दिल्ली में एक महिला का शव 2 घंटे तक सड़क पर रखा रहा और 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। महिला का जहां से शव मिला वहां से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का घर चंद कदमों की दूरी पर है। अंत में कृष्णानगर पुलिस ने महिला के शव को वहां से हटाया। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला की मौत कैसे हुई, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक पेंटर को गिरफ्तार किया है। हत्या का खुलासा तब हुआ था जब किराएदार ने महिला के घर का दरवाजा बंद पाया। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो घर के अंदर महिला का शव मिला। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बुरका गिरोह ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार और कर्मचारियों की नजरों के सामने कीमती जेवरातों की चोरी हुई। शातिर महिलाओं के इस गिरोह के 2 सदस्य पहले दुकान में दाखिल हुए, फिर बाकी सदस्यों ने भी एंट्री मारी। 4 सदस्यों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा। इस दौरान एक ने मौका देकर अंगूठी की थैली को उठाकर अपने कपड़े में छिपा लिया। पूरी वारदात दुकान के अंदर रखे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के मेरठ में नगर निगम के कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। बीजेपी कार्यकर्ता शहर में साफ सफाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच में पहले बहस हुई। इसके बाद मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भतीजे और युवा नेता विवेक वाजपेयी की अगुवाई में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए थे। इसी दौरान नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट हुई। लखनऊ में एक ऑटो की बाइक से टक्कर होने से नाराज लोगों ने ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से भाग रहा था। दरअसल सिविल हॉस्पिटल में कुछ लोग मरीजों को दिखाने जा रहे थे, तभी इसी ऑटो ने उनकी बाइक और फिर एक रिक्शे में टक्कर मार दी।
यूपी के एटा में ज्वेलरी शॉप चलाने वाले 2 सगे भाइयों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर है। हमले के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में दिवाली से पहले बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई झुलस। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की एक घटना गोदावरी जिले के वकातिपा गांव में हुई। यहां पटाखा बनाते वक्त ही अचानक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, फिर आग लग गई। धमाका होते ही फैक्ट्री में रखे पटाखे आग की चपेट में आ गए और आग फैलती चली गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि धमाके के वक्त कई लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कुछ लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस है, लेकिन यह हादसा लापरवाही के चलते हुआ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर दुख जताया। दिवाली के मौके पर आतंकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों को निशाना बना सकते हैं। आईबी ने आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईबी के अलर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी शहरों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए। दिल्ली में पहला पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने पुलिस कमिश्नर बीएस बसी के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिवाली की छुट्टियों पर बस में सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूपी परिवहन विभाग में संविदा पर तैनात 24,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर। दिवाली के मौके पर भारी मात्रा में दिल्ली भेजे जा रहे मिलावटी मेवे को जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने एक ट्रक से लाखों रुपए का मावा जब्त किया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए। दिल्ली के बाद नोएडा से भी मिलावटी पनीर और मावा जब्त किया गया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में 200 किलो पनीर और 400 किलोग्राम मिलावटी मावा बरामद हुआ। उधर आज धनतेरस को लेकर धूम देखी जा रही है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सज गई हैं और इन पर ग्राहकों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। दीपावली के मौके पर इस बार गुजरात में मोदी ब्रांड पटाखों की धूम है। बाजार में बिकने वाले तमाम तरह के पटाखों पर मोदी की अलग अलग तरह की तस्वीर लगी है। यूपी के इलाहाबाद में तरह तरह के नामों से पटाखे बिक रहे हैं। यहाँ मोदी बम के साथ हिंदुस्तानी चटाई बिक रही है, तो मंगलयान रॉकेट के साथ प्रियंका फुलझड़ी, मैरीकॉम अनार और लैला मजनू पटाखों की भी धूम है। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने धौलाकुआं रेप मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चारों पर सबूत मिटाने और साक्ष्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया है। चारों की आज कोर्ट में पेशी होगी। ज्योति मर्डर केस में आरोपी ड्राइवर की 16 साल की बहन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के रायबरेली में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात गोरा बाजार के आईटीआई कॉलेज के पास की है। झारखंड के खूंटी में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के रामगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर से एक शक्तिशाली केन बम बरामद किया।